Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक नए सेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट की है और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे उसका दिन 12वां या डे 12। दोस्तों, पर डे हम लोग कम से कम मान के चलिए कि 50 से 60 प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं और आप लोग इस सेशन से अंत तक जुड़े रहिए और मैक्सिमम बच्चों तक इनको पहुंचाइए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन क्या है? अब देखिए दोस्तों, हमारी इंफॉर्मेशन जो अपकमिंग बैचेस से संबंधित है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको ध्यान देना चाहिए। पहला बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से बैंक और एसएससी का, दूसरा बैच है 12 अक्टूबर से, तीसरा है 19 अक्टूबर से और चौथा है 26 अक्टूबर से। तो इनमें से किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, ये आपके सामने रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम लोग का जो सेट नंबर 12 हम लोग करने जा रहे हैं और सेट नंबर 12 का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स? ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है पहले, क्योंकि क्वेश्चन अगर हम ढंग से पढ़ लिया तो उसका उत्तर हमें आसानी से एकदम मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 153, फिर है अनुच्छेद 136, तीसरा है अनुच्छेद 124 और चौथा है अनुच्छेद 148। तो 4 विकल्प हमारे पास हैं। अब 4 विकल्प हमारे पास है तो हमें करना क्या है, एक का चयन करना है दोस्तों। तो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अनुच्छेद 153 जो है वो राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आंसर है आपका। ए ऑप्शन आर्टिकल 153 इज द राइट आंसर, जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, एक और प्रश्न भी इससे संलग्न पूछा जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको इसको भी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा एग्जाम का संभावित प्रश्न हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में मैंने इसको कवर किया है। संविधान का अनुच्छेद 153 राज्यों में राज्यपाल का प्रावधान करता है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न तो मैंने आपसे बताया आपसे कि राज्यपाल किस अनुच्छेद में मेंशन है। दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने आपको बताया कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तीसरा प्रश्न इसमें क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में जो है मेंशन है, यह भी अलग से पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 155 जो है दोस्तों, वो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, एक प्रश्न में ही आपके 2 से 3 प्रश्न इसमें हो गए, इसलिए मैंने दोस्तों आपको बोला ये आपकी 20 प्रश्न की श्रृंखला नहीं है, ये आपकी मान के चलिए कि 40 से 50 प्रश्न की श्रृंखला है, जो पर डे आपको मिल रहा है 40 मिनट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? द पंचायती राज वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी के लिए ही नहीं, जितने भी आज तक एग्जाम्स हुए हैं जिसमें जनरल स्टडीज सिलेबस में आता है, उन सभी में पंचायती राज से क्वेश्चन जरूर बनता है दोस्तों। और आपको जानना चाहिए कि पंचायती राज सर्वप्रथम भारत में किस राज्य में लागू किया गया। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है कर्नाटका। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मेंशन करिए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, ए, बी, सी या डी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सा राज्य है जहां पे सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो वो आपका राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें और भी प्रश्न आते हैं, और प्रश्न क्या आते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू की गई? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में लागू की गई? यह दूसरा प्रश्न आता है। कब लागू की गई? यह तीसरा प्रश्न आता है। किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? यह चौथा प्रश्न बनता है। तो ये इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, एक प्रश्न को लेकर उसके चारों तरफ जितने संभावित प्रश्न है वो मैं सब आपको कवर करा दे रहा हूं इसी में डिस्क्रिप्शन के साथ ही, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रश्न आपका जो है वो 4 से 5 प्रश्न
ये भी देगा। अब देखिए दोस्तों 2 अक्टूबर 1959, ये डेट आपको याद रखनी है। 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया, राजस्थान के नागौर जनपद में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अक्टूबर 1959 आपको याद रखना है, ये आपका तिथि है जब सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया। ठीक है, कहां लागू किया गया, ये हमारा दूसरा प्रश्न है जो हम लोगों ने कवर किया, राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर, नागौर जनपद, ये पूछा गया दोस्तों। ठीक है, राजस्थान के नागौर जनपद में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है, यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए राजस्थान ने सबसे पहले अपना लिया, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी, मैंने आपको बोला यह भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश किया था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी आपका दोस्तों बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं आपका ये आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए 1957 में सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद इस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। तो दोस्तों देखिए मैंने आपको बोला एक प्रश्न आपका क्या है, वो 4 प्रश्न और लिए हुए हैं, इसका मतलब टोटल 5 प्रश्न हो गए दोस्तों। तो अब आप जोड़ लीजिए एक सेशन आपका जो है वो कितने प्रश्न के बराबर हो रहा है। अब आप समझिए अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे भी कर रहे हैं और आपके जो है सीजीएल में 75 दिन अगर लगभग सेशन है, तो आप जोड़ लीजिए दोस्तों, तो आपके लगभग जो है 3500 प्लस प्रश्न आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर इतने प्रश्न आप लोग जनरल स्टडीज के कमांड कर लेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए जीएस आपके लिए समस्या नहीं रहने वाली है। और आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, आपका जीएस में 25 में से कम ये मान के चलिए कि 23-24 प्रश्न आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बशर्ते आप करंट से अपडेट रहें। ठीक है, क्यों, स्टैटिक का पूरा जो है आपको डेली 1 बजे जो है ये क्लास मिल रहा है, इसको फॉलो कर लीजिए 75 दिन तक। जीएस जिसकी भी कमजोर है वो बच्चा हमेशा जो है अच्छा करके आएगा जीएस में अन्य सब्जेक्ट की तुलना में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहें कि क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 2 बार एसएससी में केवल आ चुका है, 2 बार केवल एसएससी ने ही पूछा है और अन्य एग्जाम में तो आया ही आया है। ठीक है, तो देखिए 2019 में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल ने भी 2017 में पूछा है। तो इसका मतलब समझिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है और क्या करना है, हमें और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए जब तट रेखा की बात आती है तो हम लोग जानते हैं कि गुजरात में जो है सबसे लंबी तट रेखा है। ठीक है, भारत की, ये हमें पता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, नहीं भी पता है तो आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर विकल्पों को देखा जाए तो एसएससी ने क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट क्यों कर दिया है, अगर गुजरात विकल्प में होता तो हम प्रथमतया देखते और उसको टिक करके निकल जाते और हमारा मार्क्स जो है पक्का हो जाता है। लेकिन गुजरात नहीं लिखा है यहां पे, आप समझिए गुजरात इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हमें क्या करना है बेटा कि हमें टॉप 3 स्टेट्स जो है हमेशा याद रखने चाहिए जब भी हम इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं। तो टॉप 3 हमेशा में ध्यान रखना है। तो टॉप 3 में आपका क्या होगा, आप देखिए महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से क्या है, ये हमें और आपको पता होना चाहिए, तभी हम ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश जो है आपका क्या है, गुजरात के बाद भारत की सबसे लंबी तटरेखा अगर किसी राज्य में है तो वो आंध्र प्रदेश में है। अब ये प्रश्न दोस्तों आप समझिए, अगर एसएससी सीजीएल में मेंस, अब इनमें जीएस इंक्लूड हुआ है तो मेंस में आपका ऐसा प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्यों, क्योंकि वो टेस्ट कर रहा है कि आपका नॉलेज का डेप्थ कितना है, आपने किस तरीके से स्टडी किया है। केवल ऊपर ऊपर तो आपने स्टडी नहीं कर लिया है। ठीक है, तो आपको यह टॉप 3 हमेशा याद रखना है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, जब इस तरीके की आप पढ़ाई करिए तो टॉप 3 आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो टॉप 3 में आपका आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है तट रेखा के मामले में। इसके बाद देख लेते हैं, भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये आपका एक अलग क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है,
कितनी लंबी है? 1214.70 किलोमीटर। ठीक है, ये भी मैंने देखिए मेंशन किया, तभी तो आप तुलना कर पाएंगे ना। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे हमारा आता है आंध्र प्रदेश 973.70 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तमिलनाडु 906 किलोमीटर। ये हमें टॉप 3 तो कम से कम याद रखना ही रखना है, वैसे तो टॉप 5 मैंने यहां पे मेंशन किया है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न दोस्तों ट्रिकी प्रश्न कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें और आपको प्रयास क्या करना है कि ऐसा प्रयास करना है जो क्या हो, भागीरथ प्रयास हो। भागीरथ प्रयास का मतलब क्या हुआ कि ऐसा हो कि हमारा एग्जाम जो है वो जीएस में अच्छा मार्क्स हमको देकर जाए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं तो हमारे क्या हो गए दोस्तों, हमारे एक प्रश्न एडिशनल हमको इसमें भी मिल गया। ठीक है, और टॉप 3 स्टेट्स मैंने आपको बता दिया तटरेखा के मामले में। पहला गुजरात हो गया, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया और तीसरा आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तो ये टॉप 3 हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिख के जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? ठीक है, किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है दिल्ली? ये आप सभी बच्चों को पता होगा, और अगर देखिए पता है तो सीजीएल ने प्रश्न भी पूछ लिया 2021 में। ठीक है, अब 2021 में प्रश्न पूछा है, आपको पता है उसके बावजूद भी इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस में सामान्य जागरूकता है। सामान्य जागरूकता जो है, आपको जागरूक होना है, आपका नॉलेज जो है बहुत ज्यादा भंडार हो आपके पास, इतना जरूरी नहीं है। आप अगर जागरूक हैं तो भी आप परीक्षा को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब या हिमाचल प्रदेश, क्या इसका उत्तर होना चाहिए? ठीक है, अब आप सभी बच्चों को पता होगा, देखिए हरियाणा आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। भारत की राजधानी दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यह आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द सनराइज फर्स्ट अपीयर? इनमें से किस भारतीय राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, ये भी 2020 का प्रश्न है जो एसएससी ने पूछा है, सूर्योदय सबसे पहले कहां पर होता है? अब आप देखिए दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। जानकारी ये है कि देखिए भारत का जो उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे सूर्य पहले निकलता है, और आपके जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे सूर्य बाद में निकलता है। ठीक है, तो हमारा जो मानक समय निर्धारित किया गया वो लगभग 20 से, भारत की मानक समय रेखा जो है वो इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, जो आपका क्या है, जो मानक समय रेखा कहलाती है या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाती है, तो लगभग 20 से रखा गया। ठीक है, तो उत्तर पूर्व और पश्चिम का बीच ले लीजिए तो लगभग आपका जो है वो इलाहाबाद का नैनी जो है वो आपका पड़ेगा। अब ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि टाइम जो है हर जगह का जो है वो एक ही रहे, बहुत ज्यादा वेरिएशन ना रहे। ठीक है, लेकिन रेकमेंडेड क्या था? रेकमेंडेड आपके 2 टाइम जोन थे जो वैज्ञानिकों ने रेकमेंड किए थे, लेकिन अभी भारत सरकार ने उसको एक ही एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है जो मैंने आपको डिटेल बताई। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या इसका ऑप्शन होगा। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और पश्चिम बंगाल। अब मैंने हिंट आपको पहले ही दे दिया दोस्तों कि उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय होगा। अब आप देख लीजिए चारों में से कौन से उत्तर पूर्वी राज्य हैं, आपको पता होगा। ओडिशा, ठीक है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, ये पूर्वी में आ जाएंगे दोनों, ओडिशा पश्चिम बंगाल पूर्वी में आ जाएंगे, ये दोनों आपके क्या हैं, उत्तर पूर्वी में है। अब इनमें सबसे पहले कौन है वो आप देखिए, ये आपका आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश विल बी द राइट आंसर। आपका सूर्योदय सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सूर्य 4 बजे ही आपका क्या होता है, उग जाता है या निकल जाता है। नए वर्ष के अवसर पर पर्यटक सूरज की पहली किरण को देखने के लिए डोंग वैली में, देखिए डोंग वैली की देवांग घाटी पहुंचते हैं। मतलब डोंग वैली की देवांग घाटी में जो पर्यटक होते हैं नए वर्ष में सबसे पहले पहुंचते हैं पहली किरण सूर्य की देखने के लिए। तो ये आपके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया? Which of the following commissions accepted language as a basis of the reorganization of states?
ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स खोलिए दोस्तों और अपना आंसर टाइप करना शुरू करिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो लोग ये क्या कर रहे हैं, ये सेशन देख रहे हैं, उसको क्या कीजिए, शेयर भी करिए और लाइक भी करिए और मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है, पहला ऑप्शन है पूंछी कमीशन, दूसरा ऑप्शन है आपका जेवीपी समिति, तीसरा है आपका फजल अली कमीशन और चौथा है आपका एसके धर कमीशन। तो 4 विकल्प हैं आपके पास, तो 4 विकल्प में से आप ये बताइए कि आपका क्या इसका उत्तर होना चाहिए। अब एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात मैं आपको यह बता रहा हूं कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा के आधार को स्वीकारने के लिए 3 समितियां गठित की गई। 3 समितियां गठित की गई दोस्तों। सबसे पहले जो समिति थी आपकी दोस्तों, आप देखिए 3 समिति में कौन सी, सबसे पहले आपका देखिए धर आयोग था। ठीक है, सबसे पहले आपका धर आयोग था आपका जो गठित किया गया। मैं यहां पर क्रम लिख दे रहा हूं, आप लोग क्रम याद रखेंगे। धर आयोग गठित किया गया। इसके बाद दोस्तों आपका जो गठित किया गया जेवीपी समिति, आपका गठित किया गया जेवीपी समिति दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आपका जो हो गया फजल अली आयोग। तो तीसरे नंबर पे आपका क्या हो गया, फजल अली आयोग। ये 3 आयोग गठित किए गए थे या समिति, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने परीक्षण किया कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इतिहास आपको केवल इसे एक प्रश्न में बता दिया। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इस सेशन की ये उपयोगिता है, ये ब्यूटी है कि अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो जीएस आपके दिमाग में बस जाएगी, इतना मैं आपको गारंटी करता हूं। ठीक है, तो धर आयोग, जेवीपी समिति और फजल अली आयोग, ये 3 आयोग गठित किए गए थे जिन्होंने परीक्षण किया कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं कि किसने स्वीकारा कि भाषा को आधार बनाकर हम पुनर्गठन राज्यों का कर सकते हैं, यही हमारा प्रश्न है। और किस समिति ने सिफारिश की थी, फजल अली आयोग ने सिफारिश की थी। जो ऊपर के 2 आयोग थे, धर आयोग और जेवीपी समिति, इन्होंने अस्वीकार कर दिया कि भाषा को पुनर्गठन का आधार नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि होगा क्या, इससे हमारा क्या होगा, जो एकता हमारी है, जो हमारी एक और अक्षुण्ण भारत की संकल्पना है, उसको चोट पहुंच सकती है और भारत में क्षेत्रवाद को और अलगाववाद को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, वो भी एक क्या है, वो भी एक देखिए, वो भी जो मानदंड है वो गलत नहीं था इन समितियों का, लेकिन चूंकि भाषा के आधार पर जो है विभिन्न क्षेत्रों से मांग उठने लगी कि हमारा राज्य गठित होना चाहिए, इसीलिए सरकार को क्या, लोकतंत्र में क्या है, जो जनता की इच्छा है वही सर्वोपरि होती है। तो सरकार ने उसको ध्यान में रखते हुए फजल अली आयोग गठित किया, जिसका काम यह था कि हमें यह देखना या हमें यह सिफारिश करना भारत सरकार को कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन कैसे होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देख लेते हैं। फजल अली आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक भाषा एक राज्य, मतलब एक राज्य में, जैसे यूपी है आपका, तो यूपी में केवल हिंदी भाषी रहेंगे ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, यूपी में हिंदी भाषी रहेंगे ऐसा नहीं, लेकिन यूपी का जो गठन हुआ है वो भले भाषा के आधार पर अगर हुआ है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं, या तेलंगाना का गठन मान लीजिए केवल भाषा के आधार पे हुआ है, तो क्या है, ऐसा नहीं है कि वहां पे केवल जो है ये विशिष्ट भाषा के लोग ही रहेंगे, वहां पे सभी भाषा बोलने वाले लोग रह सकते हैं, लेकिन जो राज्य स्थापित हुआ वहां मेजॉरिटी जनता जो है वो एक विशिष्ट भाषा को बोलती है। तो ये यहां पे बोला जा रहा है कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत जो है इसको खारिज किया गया। और कितने राज्यों का गठन हुआ था उस समय, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का सुझाव दिया था किसने, फजल अली आयोग ने। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया, एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार किया गया। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की संस्तुति की थी आयोग ने, तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके क्या है, 2 एडिशनल प्रश्न इसमें है। ठीक है, तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे सेशन के अंत में दोस्तों तो 50 से 60 प्रश्न डेफिनेट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? Who among the following presided over the Karachi session of the Indian National Congress in 1931? तो हमें बताना है, विकल्प आपके सामने है, कमेंट बॉक्स खोलिए और फटाफट इसका आंसर देना शुरू करिए। चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस क्या हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर
MA अंसारी। तो 4 विकल्प है दोस्तों। अब आप समझिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आप सभी बच्चों को पता है। हम लोग क्या करते हैं, स्थापना देख लिया, पहला सेशन कहां पे हुआ ये देख लिया, उसकी अध्यक्षता किसने की ये भी देख लिया, और लेकिन हम लोग आगे के जो सेशन हैं उनको देखना जरूरी नहीं समझते। क्यों नहीं जरूरी समझते? क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है वो फंसाएगा यहीं पे हमें। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, कांग्रेस के जितने महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं और उनके अध्यक्ष हमें ये याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। हमें इसमें जब ये पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना है, इनके प्रमुख अधिवेशन। पहली चीज तो क्या याद करना है, हमें प्रमुख अधिवेशन पता होना चाहिए कि किस अधिवेशन में जो जिसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन का दर्जा दिया जाता है, और उसके अध्यक्ष कौन थे ये हमको पता होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी ने ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता पहली और आखिरी बार की थी, तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि एसएससी या जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो इसी पे खेलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टॉपिक अगर कोई पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना है कि उसका एक भी प्रश्न हमारा गलत ना हो फिर उसके बाद। ठीक है, इस तरीके से हमें तैयारी करना है। तो ऐसे टोटल 100 से 200 टॉपिक हैं, अगर हम लोग ऐसे कमांड कर लेंगे तो जीएस हमारे लिए वाकई में जो है आसान होने वाली है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है राइट आंसर है, जिन्होंने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता तो पटेल साहब ने कर ली, लेकिन इसमें हुआ क्या, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया गया। ठीक है, बाद में इसे कराची संकल्प के रूप में भी जाना गया। मतलब मौलिक अधिकारों और देश की आर्थिक नीति कैसी होनी चाहिए, इस पर एक संकल्प पारित किया गया जिसको कराची संकल्प के नाम से जाना गया, और इस सेशन की अध्यक्षता किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। द फाउंडर ऑफ द सत्य शोधक समाज वॉज कौन, बताइए। 4 विकल्प हैं, कमेंट बॉक्स खोलिए, फटाफट आंसर अपना करना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आंसर करेंगे तभी आपका एप्टीट्यूड डेवलपमेंट होगा, तभी आप एग्जाम में जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपना लॉजिक जो है बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, पहला देखते हैं आत्माराम पांडुरंग, दूसरा है गोपाल हरि देशमुख, तीसरा है MG रानाडे, और चौथा है आपका ज्योतिबा फूले। तो 4 विकल्प हैं, सभी बच्चे लोग आंसर करिए और इसका उत्तर क्या होगा चलिए देखते हैं। सत्य शोधक समाज, देखिए अब सत्य शोधक समाज जो है आपका जो है आ गया। हम लोगों ने पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं इतिहास में, आर्य समाज पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज पढ़ते हैं, वैसे ही हमारा क्या है, सत्य शोधक समाज भी है। ठीक है, तो हम आर्य समाज और ब्रह्म समाज ही ना पढ़े केवल, हम सत्य शोधक समाज भी हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए विकल्प देख लेते हैं क्या राइट आंसर है। ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर, और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो आपको उत्तर मिल चुका है, और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर एक बार जरूर करिए और मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाइए। चलिए आगे देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ज्योतिबा फुले एक कार्यकर्ता थे, विचारक थे और समाज सुधारक भी थे। ठीक है, लेखक, दार्शनिक, धर्मशास्त्री, विद्वान और संपादक थे। ठीक है, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1873 में महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो 2 प्रश्न और हमें मिल गए। कैसे मिल गए 2 प्रश्न और? पहला कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, तो वो तो ज्योतिबा फुले हमें मिल गया, हमारा प्रश्न ही था। कब स्थापना की, तो क्वेश्चन हमारा दूसरा हो गया, कब स्थापना की, 1873 में। ठीक है, अब कहां पे स्थापना की, तो तीसरा आपका हो गया महाराष्ट्र में। तो देखिए दोस्तों, मैं इसलिए इस तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में अब छूटेगा नहीं सत्य शोधक समाज का अगर आएगा तो। ठीक है, तो पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी है, और आप लोग नोटबुक अपनी मेंटेन कर लीजिए, ऐसे ही चीजें जो है आप लोग नोट्स बनाते चलिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर से। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन नवीनतम रिफाइनरी स्थापित है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट रिफाइनरी एस्टैब्लिश्ड। कमेंट बॉक्स खोलिए और उत्तर देना फटाफट स्टार्ट कर दीजिए कि क्या आपका उत्तर होना चाहिए। पहला है डिगबोई, दूसरा है पानीपत, तीसरा है ट्रॉम्बे और चौथा है विशाखापत्तनम। ये चारों जगह क्या है, आपकी रिफाइनरीज हैं। बेसिकली रिफाइनरी क्या है, रिफाइनरी आपकी जो है, देखिए ऑयल की प्रोसेसिंग जो है आपकी रिफाइनरीज में होती है। ठीक है, तो ऑयल की प्रोसेसिंग हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल और डीजल जो है अपनी गाड़ियों में जो है भराते हैं, तो वो पेट्रोल और डीजल कहां से निकलता है, तो रिफाइनरी उनको प्रोसेस करती है। और वो रिफाइनरीज भारत में, आपने नाम सुना होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, ये सरकारी क्षेत्र में, और रिलायंस और एसआर जो है ये
प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र में जो है रिफाइनरी इन्होंने स्थापित की है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया जो आपके लिए क्या है संभावित प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो पानीपत आपका एकदम राइट आंसर है दोस्तों। तो आप देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन देखिए डिगबोई भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, क्यों? क्योंकि एसएससी ने इस पर प्रश्न पहले पूछा है। तो डिगबोई में भारत की पहली तेल रिफाइनरी है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। यह 1899 में स्थापित की गई। ठीक है, 2002 में पानीपत रिफाइनरी, 1955 में ट्रॉम्बे और 1957 में विशाखापत्तनम ये आपकी रिफाइनरी स्थापित की गई। तो अब नवीनतम कौन हुआ? जो 2002 में हुआ। ठीक है, तो 2002 में कौन सी रिफाइनरी स्थापित हो गई? तो दोस्तों तो आप देखिए पानीपत आपका यही आपका उत्तर भी रहा होगा। ठीक है, तो पानीपत इज द राइट आंसर। ठीक है, आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2002 में इसकी स्थापना हुई। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में किस नदी पर बना है? द गांधी सागर डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर इन मध्य प्रदेश? ये हमारा प्रश्न है। फटाफट कमेंट बॉक्स खोलिए और अपना उत्तर करके बताइए कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। नर्मदा, ताप्ती, चंबल और सोन। अब देखिए दोस्तों ये सेशन आप दशहरे के दिन देख रहे हैं और दशहरे के दिन दोस्तों अगर ये सेशन देख रहे हैं तो आपके लिए लाया इसलिए गया है कि आपकी पढ़ाई ब्रेक ना हो। तो हमारा और आपका उद्देश्य एक होना चाहिए कि इस बार कंपटीशन हमें क्लियर कर लेना है और एक गवर्नमेंट जॉब हमें ले लेनी है। और 20,000 से ज्यादा वैकेंसी एसएससी सीजीएल में निकली है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकती। एमटीएस सीएचएसएल के भी एग्जाम्स आपके लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग एकदम जोर लगा दीजिए और इस बार एक सिलेक्शन ले लीजिए, नए साल को आप अच्छा बनाएं। ठीक है, चलिए नर्मदा, ताप्ती, चंबल और सोन आपके 4 ऑप्शंस हैं। हम लोग देखते हैं क्या आंसर होगा। चंबल आपका एकदम राइट आंसर है और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध आपका एमपी में बना है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं चंबल नदी पर है गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर है पहला, ये हमारा प्रश्न ही था। उसके बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में यह स्थित है। मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिले में यह स्थित है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे छोटे राज्य कौन है? क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटे राज्य कौन है, ये हमें क्या करना है, बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हैं, गोवा और सिक्किम, सिक्किम और गोवा, गोवा और मिजोरम और गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तो 4 विकल्प हमारे पास हैं दोस्तों। तो 4 विकल्प हैं तो एक ही चयन करके बताना है। कमेंट बॉक्स खोलिए और फटाफट जो है उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे छोटा ये ध्यान रखना है, क्रम भी उसी अनुसार है। पहला क्षेत्रफल वाला है, दूसरा जनसंख्या वाला। तो फटाफट ऑप्शन दीजिए दोस्तों हमें, ताकि पता चले कि आप क्या आंसर कर रहे हैं। तो और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका गोवा जो है सब राइट आंसर है और सिक्किम आपका राइट आंसर है। और सीक्वेंस भी ऐसे रहेगा, ए ऑप्शन होगा, गोवा पहले सिक्किम बाद में, सिक्किम और गोवा वाला नहीं। ठीक है, तो पहला इसलिए क्यों? क्योंकि देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है, वो गोवा है, और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों, तो वो सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? Who has written the biography of हर्षवर्धना? तो आपको यह बताना है दोस्तों। आपके 4 विकल्प हैं, बाणभट्ट, हर्ष, कल्हड़ और कालिदास। ये 4 आपके क्या हैं? ये 4 आपके रचयिता हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। और पूछा क्या जा रहा है प्रश्न में, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है दोस्तों? तो ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स खोलिए और फटाफट जो है आप लोग उत्तर देके बताइए। देखिए आंसर करते रहेंगे दोस्तों तो आपका आंसर तक पहुंचने का जो एप्टीट्यूड है, जो लॉजिक है, वो आपका स्ट्रांग होगा। और वही लॉजिक दोस्तों आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगा सही आंसर करने का। ठीक है, क्योंकि अगर आपके अंदर आंसर करने का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाया दोस्तों, तो प्रैक्टिस इसका मतलब आपकी नहीं है। और प्रैक्टिस ही आपको करनी है। आपने पढ़ाई तो जितनी की है आज तक, कंपटीशन की तैयारी तो की ही है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो प्रैक्टिस के लिए ही ये सेशन है, इसकी उपयोगिता यही है। तो देख लेते हैं क्या आंसर है आपका। बाणभट्ट जो है वो राइट आंसर है। बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षवर्धन की जीवनी लिखी है, ये आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं दोस्तों, हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी, इन्हें
हर्ष के रूप में भी जाना जाता था। एक भारतीय सम्राट थे, इन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया था। उनकी जीवनी हर्षचरित्र संस्कृत कवि बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था। और बाणभट्ट ने क्या किया है, हर्षचरित्र को लिखा है। आप कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाणभट्ट ने और कौन कौन से ग्रंथ लिखे, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। केवल 2 ग्रंथों के नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। मिलिंद पन्हो एक पाली पाठ है जो मिलिंद और नागसेना के बीच चर्चा को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, मिलिंद क्या थे ये पूछा गया है। मिलिंद पन्हो इज अ पाली टेक्स्ट विच रिकॉर्ड डिस्कशन बिटवीन मिलिंद एंड नागसेना। मिलिंद वाज क्या डैश है, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आपके ऑप्शन है सातवाहन राजा थे, शुंग राजा थे, हिंद यूनानी शासक थे और नंद राजा थे। तो 4 विकल्प हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स खोलिए फटाफट और इसका उत्तर बताइए कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। तो मिलिंद पन्हो एक पाली पाठ है जिस मिलिंद और नागसेना के बीच चर्चा को दर्शाता है या संवाद को दर्शाता है। ये एग्जाम में पूछा गया कुछ प्रश्न है। मिलिंद कहां के शासक थे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। देख लेते हैं, इंडो ग्रीक रूलर या हिंद यूनानी शासक थे आपके कौन, मिलिंद थे। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। मिलिंद पन्हो क्या है, पहले तो ये एक बौद्ध ग्रंथ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया दोस्तों, जो एग्जाम में आपके लिए पूछा जा सकता है अलग से। अब यह है क्या, बौद्ध ऋषि नागसेन और हिंद यूनानी शासक मेनेंडर के बीच का संवाद है। आप समझिए दोस्तों, बौद्ध ऋषि थे नागसेन और हिंद यूनानी शासक मेनेंडर के बीच क्या है, संवाद को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका अलग से पूछा जा सकता है। तो आपके इस प्रश्न में भी दोस्तों आपके 3 प्रश्न हो गए। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया जितने भी प्रश्न आज के सेशन में कराइए, मान के चलिए कि आपके ये 40-50 प्रश्न आराम से हैं और डेली 1 बजे आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। तो आप सभी बच्चे लोग फॉलो करिए, जुड़िए 1 बजे डेली और 40-45 मिनट का सेशन है, इसको फॉलो करिए। आप अगर 75 से 80 दिन फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए जीएस का आपका अच्छा खासा स्तर हो जाएगा। तो आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे, जीएस आपके लिए समस्या नहीं रहने वाला। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, होमवर्क क्वेश्चन हमारा है उसको देख लेते हैं वो क्या है। पहला है, देखिए होमवर्क क्वेश्चन हमारा क्या है, एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक की समकालीन थी। एलिजाबेथ फर्स्ट वॉज कंटेम्पररी ऑफ विच मुगल रूलर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। तो 4 आपके क्या है दोस्तों, ये चारों शासक आपके क्या है, एक ही वंश के हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर और अकबर। और हमें और आपको क्या बताना है, हमें और आपको बताना है कि ये किस वंश के शासक है। पहला तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, और दूसरा ये बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, एलिजाबेथ प्रथम जो थी वो किस मुगल शासक की समकालीन थी। तो दोस्तों डेली 1 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें और विजयादशमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी लोग इस वर्ष सफल हों, यही महिंद्रा परिवार की शुभकामनाएं भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छे से रहिए, पढ़ाई करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए दृढ़ संकल्प होकर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.